हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं टारगेट विद रोहित। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सुपर टेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और अध्यापक के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज इस वीडियो में आप सुपर टीईटी के हिंदी विषय के कंप्लीट स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के बारे में देखने जा रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर खुद के ऊपर विश्वास है तो दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज की वीडियो की शुरुआत कुछ चंद लाइनों के साथ करेंगे। देखते हैं ये लाइनें। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। पंछी जब सुबह अपने घोंसले से निकलती है अपने दाने की तलाश में, तो उसके पास कोई नक्शा नहीं होता कि उसे कहाँ जाना है, किस जगह बैठ कर के अपने भोजन को तलाशना है और कहाँ जा कर के अपनी प्यास को बुझाना है। लेकिन पक्षी सुबह उसी उत्साह के साथ कलरव करते हुए, प्रसन्नचित्त होकर के सुबह सुबह अपनी भोजन के तलाश में निकल पड़ती है और शाम होते होते अपनी मंजिल पूरी करके अपने घोंसले को वापस लौट आती है। उसके पास कोई नक्शा नहीं होता कि वो किस रास्ते से जाएगी और कहाँ जा कर के अपने भोजन की तलाश करेगी। सेम उसी तरह से आप भी अगर अपने मन में कुछ करने के लिए ठान लिया है तो आप शुरुआत करिए, निकलिए और रास्ते तो खुद ब खुद सामने आते चले जाएंगे। जहाँ तक आपको प्रकाश दिख रही है वहाँ तक तो चलिए, उसके आगे जब बढ़ेंगे तो आपको खुद रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा और अंत में आप अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। इसी कुछ लाइनों के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुपर टीईटी के सामान्य हिंदी में जो 20 अंक के आते हैं सुपर टीईटी में, उस 20 अंक में 20 पूरे के पूरे 20 अंक प्राप्त करने के लिए सुपर टीईटी के हिंदी में मुझे कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ने होंगे और सुपर टीईटी के हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए, बुक लिस्ट की अगर हम बात करें सुपर टीईटी की कि हिंदी विषय के लिए कौन सी बुक पढ़ा जाए, तो सबसे पहले नंबर पर सामान्य हिंदी है लुसेंट की। लुसेंट की सामान्य हिंदी सुपर टीईटी के लिए बिल्कुल ही बहुत अच्छी बुक है। और अगर इसके बाद अगर दूसरे बुक की बात करें तो हिंदी भाषा और शिक्षण शास्त्र करके कमल देव वर्मा की एक बुक है, उससे भी बहुत ही शार्ट में और बहुत ही ट्रिक के साथ उसमें चीज़ों को डिटेल में बताया गया है, तो इस बुक को भी आप एक बार देख सकते हैं। और तीसरा बुक जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की है, सामान्य हिंदी आदित्य प्रकाशन की है। सामान्य हिंदी आदित्य प्रकाशन की जो बुक है वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लुसेंट को प्रेफर कर सकते हैं सामान्य हिंदी के लिए। मैंने जो प्रेफर किया था वो सामान्य हिंदी का लुसेंट और हिंदी भाषा और शिक्षण शास्त्र कमल देव वर्मा का प्रेफर किया था। तो आप इसमें से कोई भी एक प्रेफर कर सकते हैं और ये आपकी आवश्यकताओं को पूरी कर देगी। स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत भाषा और लिपि, पहली जो हमारा टॉपिक आएगा वो भाषा और लिपि आएगा। और भाषा और लिपि के अंतर्गत मुझे क्या क्या पढ़ना है वो एक बार देख लेते हैं। भाषा और लिपि में हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस लिपि से हुई, देवनागरी लिपि किस लिपि से लिया गया है, हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है ना, और हमारी जो हिंदी भाषा है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, कितनी प्रकार की बोलियां जो है बोली जाती है हिंदी में, देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, इस तरह के प्रश्न जो है भाषा एवं लिपि के अंतर्गत पूछे जाएंगे। और बोलियों की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हमारे यहाँ 18 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। लुसेंट में आपको 70 प्रकार का मिलेगा, लेकिन जो इसका सही है वो 18 प्रकार का है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसको हम देख लेंगे कि कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें इसमें तो अगला टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार में दो तरह के होंगे वर्ण,
एक स्वर होगा, दूसरा व्यंजन होगा। स्वर के अंतर्गत मात्रा के आधार पर अगर बात करें, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुट स्वर होगा। व्यंजन में व्यंजन के प्रकार स्पर्श व्यंजन होगा, अंतस्थ व्यंजन होगा, उष्ण संघर्षी व्यंजन होगा, उच्छिप्त और आयोग वाह होगा। स्पर्श व्यंजन, इसके अंतर्गत क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आएगा, जिसमें कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और मूर्धा आएगा। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य र ल व आता है। उष्ण व्यंजन में स आता है। उच्छिप्त ड ढ आएगा। आयोग वाह में अंग और अह आएगा। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वर्ण विचार में। और वर्ण के प्रकार भी पूछ लिए जाते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 होता है। अगर उच्चारण के आधार पर हम बात करें तो 10 स्वर और 35 व्यंजन होगा। लेखन के आधार पर बात करें तो यहाँ पर स्वर की संख्या 13 हो जाएगा और व्यंजन 35 हो जाएगा, 4 संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। इस तरह से उच्चारण के आधार पर हिंदी में कुल 45 वर्ण और लेखन के आधार पर कुल 52 वर्ण होगा। इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। हिंदी में जो तीसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वह पढ़ना है संधि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सुपर टीटी के लिए और हिंदी और संस्कृत दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी की अगर बात करें तो लगभग 2 नंबर मिनिमम यहाँ से पूछ ले जाएंगे और संस्कृत में भी 2 नंबर यहाँ से मिनिमम पूछ ले जाएंगे। इस तरह से देखा जाए तो 3 से 4 नंबर इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। और संधि 3 प्रकार के होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके स्वर संधि से पूछ ले जाते हैं, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की संधियाँ होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसका विस्तृत में आप वीडियो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से प्राप्त करेंगे। अगर हम स्टार्ट में देखें तो दीर्घ संधि जो होती है वह संधि होती है जिसमें अ, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद अगर यही स्वर आते हैं तो इनका दीर्घ हो जाता है। यह दीर्घ संधि होता है, जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय। गुण संधि की बात करें तो यदि अ, आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आए तो यह गुण संधि होता है। वृद्धि संधि में अगर बात करें, आगे बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग और प्रत्यय। इसके लिए आप ट्यूशन प्रेफर कर सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के लिए। शब्द विचार की बात करें, अगला टॉपिक, तो यहाँ पर जो शब्दों के भेद होगा उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ये 4 प्रकार से शब्दों का भेद यहाँ पर दिखाया गया है। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हमको तत्सम पढ़ना है, तद्भव पढ़ना है, देशज विदेशज पढ़ना है और संकर पढ़ना है। ये चारों जो है इससे प्रश्न पूछ ले जाएंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होता है। रूढ़ की बात करें तो जो स्वतंत्र हो, जैसे घोड़ा हो गया, पानी हो गया। यौगिक की बात करें तो जो 2 शब्दों से मिलकर बना हो, जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय। योग रूढ़ की बात करें तो ये विशेष अर्थ वाले होते हैं और किसी तीसरे की ओर, तीसरा अर्थ की ओर संकेत करते हैं, जैसे पंकज अर्थात कमल, पीताम्बर अर्थात भगवान विष्णु। तो इस तरह से रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे अगर व्याकरण के आधार पर शब्दों की भेद की बात करें तो विकारी और अविकारी 2 तरह से व्याकरण के आधार पर शब्दों के भेद होंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद की बात करें तो अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द 2 होंगे। जैसे जिसका कोई सार्थक अर्थ हो वह सार्थक कहलाता है, जैसे खाना, और जो तुकबंदी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वह निरर्थक होते हैं, जैसे वाना, खाना वाना। तो यहाँ से हमने देखा
कि शब्द में मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो शब्द के अंतर्गत हम लोग तत्सम पढ़ेंगे, तद्भव पढ़ेंगे, देशज पढ़ेंगे, विदेशज पढ़ेंगे और संकर शब्द पढ़ेंगे। और व्युत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ पढ़ेंगे, विकारी, अविकारी पढ़ेंगे। विकारी अर्थात मतलब लिंग, वचन, क्रिया आदि के आधार पर उसमें परिवर्तन होता है, और अविकारी में मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे संबंध बोधक हो गया, अव्यय हो गया, इस तरह से। उसके बाद अगला टॉपिक जो है जिसे हमको पढ़ना है वह है संज्ञा से लेकर के अव्यय तक। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। संज्ञा, उसके भेद, सर्वनाम उसके भेद, क्रिया उसके भेद, विशेषण उसके भेद, क्रिया विशेषण उसके भेद और अव्यय। इसके अंतर्गत ही संबंध सूचक आदि शब्द आ जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला जो टॉपिक होगा वह कारक होगा। इसके 8 भेद होते हैं और कारक की क्या पहचान है, इसकी परिभाषा, इस तरह से यहाँ पर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। निम्न में कौन सा कारक है। जैसे अगर संस्कृत में बात करें तो दानार्थ है चतुर्थी, दान के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगा, अब अलग होने के अर्थ में अपदान हो जाएगा। तो यहाँ से 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हेव अरे। तो इस तरह से कुछ कारक चिन्ह भी होते हैं और कारक चिन्ह के आधार पर इनकी पहचान कर ली जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। काल की अगर हम बात करें तो 3 तरह के काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। इनके एक प्रकार यहाँ से पूछ ले जाएंगे। समास से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा समास से। तो समास हमको पढ़ लेना है। समास विग्रह और समास, समास विग्रह को व्यास के नाम से भी जाना जाता है। 6 प्रकार के समास होंगे। अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, द्विगु समास होगा, जिसको मुझे पढ़ना है। अगला जो समास है वह द्वंद्व समास होगा और बहुब्रीहि समास होगा। इस तरह से 6 समास के बारे में अध्ययन करना होगा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। आगे है अलंकार। नेक्स्ट टॉपिक है अलंकार का। अलंकार में कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं। वैसे तो अलंकार के बहुत प्रकार हो जाते हैं, लेकिन मुझे जो पढ़ना है वो मेनली जो है करीब 9-10 प्रकार के अलंकार पढ़ने होंगे, जहाँ से सुपर टीईटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें 2 प्रकार के अलंकार होंगे। एक शब्दालंकार होगा और दूसरा अर्थालंकार होगा। शब्दालंकार में 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार, ये अर्थालंकार में आएंगे। चलिए आगे। अनुप्रास अलंकार मतलब अनु मतलब बार बार, प्रास मतलब पास पास, जो बार बार और पास पास आए वो अनुप्रास अलंकार है। इसका एक ट्रिक है, इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे कनक कनकते सौगुनी। अनुप्रास अलंकार जैसे तरनी, तरुंजा, तर्तमाल, तवर्ण की आवृत्ति हुई है। यमक अलंकार की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही शब्द 2 प्रयोग होते हैं, लेकिन दोनों का अलग अर्थ होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मारकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग, वा पाए बोराय। इसमें कनक का एक अर्थ धतूरा होगा और दूसरा सोना होगा, जिसमें धतूरे खाकर व्यक्ति पागल हो जाता है और सोने को पा करके पागल हो जाता है। तो इस तरह से अलंकार जो होता है वो एक प्रकार से आभूषण की तरह, जैसे स्त्री आभूषण से सुशोभित होती है, उसी तरह से जो हमारा काव्य है वो अलंकार से सुशोभित होता है। और श्लेष अलंकार अगर हम बात करें तो श्लेष अलंकार में क्या होगा, एक ही शब्द होगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। अर्थालंकार में अगर देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार के अगर ट्रिक की बारे में बात करें तो अगर जो हमारा कविता है या जो काव्य है उसमें अगर मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ज्यों त्यों यों, अगर ये शब्द आते हैं तो हम ये समझ लेंगे कि ये जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में
थोड़ा सा अंतर होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता होती है, जबकि उपमा अलंकार में भेद रहित आरोप प्रकट किया जाता है, अर्थात अत्यधिक समानता होती है। अगर इनकी पहचान की बात करें तो रूपक अलंकार में सा, से, सी, सम, समान, सदृश जो कविता होगा उसमें सा, से, सी, सम, समान, सदृश जैसे शब्द आएंगे तो यह रूपक अलंकार होगा। और उपमा अलंकार में जो इसकी पहचान है वह यह है कि उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इन सारी चीज़ों को विस्तृत में चर्चा किया जाएगा। अभी हमारा यहाँ पर बताने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो सुपर टीईटी की सामान्य हिंदी है उसमें हमको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और उस टॉपिक में किन किन चीज़ों पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, इसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। इस तरह से जो है जिसमें बढ़ा चढ़ा करके कोई बात कही जाए अतिशयोक्ति अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार में मानो ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे मानव जैसा व्यवहार किया जाए। और अन्योक्ति अलंकार में उपमान के माध्यम से किसी उपमेय का वर्णन किया जाएगा, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय और जिससे तुलना की जाए उपमान होता है। तो जिसकी हम तुलना कर रहे हैं उसका हम वर्णन किसी उपमान के माध्यम से करेंगे। इन सारी चीज़ों को डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। अगला जो हमको पढ़ना है टॉपिक वह है वाक्य। अगले टॉपिक हम वाक्य विचार को देखेंगे। इसके अंतर्गत भी इसमें प्रश्न पूछ ले जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, उद्देश्य, विधेय होंगे। और दूसरा जो होगा रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होगा। ये 3 तरह के वाक्य होंगे। और सरल वाक्य तो इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा तो और एक ही क्रिया होगी इसमें, इसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अगर संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य की अगर हम बात करें तो इसमें संयुक्त वाक्य की जो एक पहचान है वो उनके बीच में, 2 वाक्यों के बीच में अगर और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर, भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अगर इतने शब्द आते हैं तो इसे हम याद कर लेंगे। अगर इतने शब्द आ रहे हैं तो उनका पहचानना आसान हमको हो जाएगा। ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम मिश्रित वाक्य की बात करें तो इसमें की, जो, क्योंकि, जितना, इतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, इस तरह से जो शब्द आएंगे वो मिश्रित वाक्य हो जाएंगे। तो मिश्रित वाक्य में एक इसमें जो वाक्य होगा प्रधान वाक्य होगा और बाकी के जो अन्य वाक्य होंगे वो गौण होंगे, अर्थात प्रधान वाक्य पर आश्रित होंगे। जैसे यदि तुमने पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर एक प्रधान है और दूसरा क्या है, वो उस पर आश्रित है। और इसकी अगर पहचान की बात करें तो यदि तो इसमें आ गया तो इस प्रकार से यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। और संयुक्त वाक्य करें तो साधारण या जो मिश्र वाक्य होगा इसमें दोनों को किसी योजक के माध्यम से जोड़ा गया होता है और दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन दोनों को कंपाउंड कर दिया जाता है, संयुक्त कर दिया जाता है किसी योजक शब्द के द्वारा। जैसे मैं बाजार गया और साथ में रामू भी गया, तो इस तरह से हो गया संयुक्त वाक्य हो गया। वह पढ़ रहा था लेकिन साथ में मोबाइल भी चला रहा था, तो ये भी क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। तो इस तरह से हमने देखा सरल, संयुक्त और मिश्रित। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है वाच्य। ये भी सुपर टीईटी और यूपी टीईटी दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है वाच्य से। तो इसमें हम देखेंगे वाच्य में 3 तरह के वाच्य होते हैं। एक हमारा जो होगा वो कर्ती वाच्य होगा, दूसरा जो होता है वो कर्म वाच्य होता है
और तीसरा जो होता है वो भाववाच्य होता है। यहाँ से उदाहरण पूछ लिए जाते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तवाच्य होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य, और जिसमें भावना की प्रधानता होती है वो भाववाच्य होता है। कर्तृवाच्य में जैसे राम सेव खाता है, इसमें राम की प्रधानता है। कर्मवाच्य में अगर देखें तो इसमें कर्म की प्रधानता होती है, जैसे सेव राम के द्वारा खाया गया। और भाववाच्य की बात करें तो इसमें भावना की प्रधानता होती है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। कर्ता का इसमें लोप होता है। आगे अगर हम बात करें अगले टॉपिक की ओर, तो अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो लिंग और वचन है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अगला टॉपिक है विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द। विलोम से करीब एक क्वेश्चन, पर्यायवाची से एक क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाएगा। तो इसको अगर पढ़ने कहाँ से पढ़ना है अगर आप पूछें तो इसमें लुसेंट सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर लुसेंट में जितने भी विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द दिए हैं अगर वहाँ से इसको देख लें तो दैट इज सफिशिएंट। और अगर इसको और भी आप इस पर कमांड करना चाहते हैं तो इसको एक बार आदित्य पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ जो है वहाँ से इसको देख सकते हैं, तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब ऐसा उसमें चांसेस नहीं रहेगा आपके पेपर में विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द फंसने के पूरे चांसेस रहेंगे अगर दोनों बुक के विलोम और पर्यायवाची को पढ़ लेते हैं तो। इसके आगे अगर बात करें अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुपर टीईटी के दृष्टिकोण से। यूपी टीईटी के दृष्टिकोण से तो नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुपर टीईटी के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक अंक यहाँ से पक्का हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से सुपर टीईटी में क्वेश्चन ना आए। और इसको कहाँ से तैयार करना है अगर हम ये बात करें तो इसको हम तैयार कर सकते हैं लुसेंट से। पहले लुसेंट में करीब 1000 प्लस अनेक शब्द के लिए एक शब्द दिए गए हैं, वहाँ से आप इसको बार बार रिवाइज करके माइंडसेट कर सकते हैं। जब इसको मोर देन 15-16 इसको अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। उसके बाद इस अगर अनेक शब्द के लिए एक शब्द देखना है तो आप आदित्य पब्लिकेशन से देख सकते हैं, फिर 100% श्योर हो जाएगा, यहाँ से एक अंक आप ले सकते हैं। उसके अगली टॉपिक जो है वो है मुहावरा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है तो इसको स्टूडेंट से पढ़ लेंगे। वर्तनी की बात करें तो इसका बार बार हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसको भी देख लेंगे। और अगला जो महत्वपूर्ण है वो है अपठित गद्यांश। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से सुपर टीईटी में पूछा जाएगा। आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके माध्यम से उत्तर देना होगा। तो ये तो बहुत ईजी हो जाता है अगर सही से इसको क्वेश्चन को पढ़ करके पैराग्राफ को देखा जाए तो इस तरह से आज ये डिस्कस किया गया हिंदी भाषा में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक रहे जो इसको हमको सुपर टीईटी तैयार करना है। और महत्वपूर्ण बुक की अगर बात करें तो लुसेंट मोर देन 80% टॉपिक को आपको कवर करेगा। और इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा बुक देखना चाहें तो आप आदित्य पब्लिकेशन को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी जो सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं हमारी वीडियो का लाभ मिल सके। हमारे वीडियो बनाने का मात्र उद्देश्य है आप तक अपनी रणनीति को पहुंचाना। और आप यह सोच रहे होंगे कि बस इतना पढ़ने से क्या होगा, इतना तो हम लोग पढ़ लेते हैं, तो ये सिर्फ आप सोच रहे हैं। बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ ना जाएं, आप खुद डिटरमाइन करें कि आपको कहाँ से पढ़ना उचित रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए तो आप ले सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि सुपर टीईटी जैसे एग्ज़ाम के लिए कोचिंग की आवश्यकता हो, मुझे तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि अगर आपका बेस सही है और या नहीं भी सही है तो बेस को सही बना सकते हैं। इसमें कोई उतनी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसे करना, लेकिन आपके पास सटीक रणनीति है और सटीक टॉपिक है। जैसे मैंने अभी बताया हिंदी विषय के लिए कुछ टॉपिक, अच्छा इसमें मैंने एक चीज़ और बता दूँ आपको कि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना बिल्कुल 100% श्योर है। अभी 20 अंक में मैं आपको एक बार दिखाऊँ, इसका रिव्यू कराऊँ तो एक क्वेश्चन आपको भाषा एवं लिपि से पूछ लिया जाएगा।
पिछली बार ये पूछ लिया गया था 69,000 में कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, फारसी भाषा से। ये क्वेश्चन जो है 69,000 में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसी तरह से देवनागरी लिपि किस लिपि से निकल कर के आया है, ब्राह्मी लिपि, और हिंदी की जो देवनागरी है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, कितनी प्रकार की बोलियां बोली जाती है, 8वीं अनुसूची में कितनी प्रकार की भाषाएं हैं, उसमें राज्य की भाषा की उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितने प्रकार की भाषा हैं। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाएंगे। अगला एक यहाँ से तो इस तरह से 1 नंबर आपका यहाँ से हो गया। अगला अगर हम बात करें वर्ण से, तो यहाँ से आपका जो वर्णमाला है एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ लिया जाएगा। कोई भी उच्चारण स्थान पूछ लिया जाएगा, इसमें अंतस्थ व्यंजन पूछ लिया जाएगा, आयोगवाह पूछ लिया जाएगा जो कि बहुत चर्चित है, उच्छिष्ट पूछ लिया जाएगा, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन हो जाएगा, 2 क्वेश्चन हो गए। आगे अगर हम बात करें तो संधि से, मैंने जैसा कभी बताया कि संधि से आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन स्वर संधि से पूछा जाएगा। अगर आपको स्वर संधि क्लियर है तो आप कुछ विसर्ग संधि और कुछ व्यंजन संधि को देख सकते हैं, और अगर आपको संधि पर कमांड नहीं है तो सिर्फ आप स्वर संधि देख लें तब भी सफिशिएंट है। और उसके बाद जो है 2 नंबर यहाँ से हो गया। उपसर्ग प्रत्यय से 1 नंबर यहाँ से आ जाएगा। शब्द विचार से बात करें तो वो सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, सरल, संयुक्त, मिश्रित से। संज्ञा से अव्यय की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ लिया जाएगा। कारक से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। काल से कभी कभी पूछ लिया जाता है। समास से 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलंकार से 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और बहुत ही अलंकार करीब लूसेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें लगभग 40-50 प्रकार के अलंकार हैं, लेकिन हमको उस पर नहीं जाना है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीय कर्ण में से कोई भी एक अलंकार पूछ लिया जाएगा। जैसे पिछली बार 69,000 में यहाँ से आपका एक पूछ लिया था उपमा अलंकार जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ था, और एक मानवीय कर्ण अलंकार, 2 अलंकार लगभग पूछ लिया था इसमें। और आगे अगर हम बात करें तो अलंकार से 2 क्वेश्चन हो गया, समाज से 1-2 क्वेश्चन हो गया, यहाँ से पूछ लिया जाएगा। वाक्य विचार में देखें तो वाक्य से यहाँ पे सरल, संयुक्त, मिश्रित से 1 क्वेश्चन पक्का पूछ लिया जाता है कि निम्न में कौन सरल वाक्य है। प्रकार पूछ लिया जाएगा कि वाक्य जो दिया गया है वो किस प्रकार का वाक्य है, और ऊपर वाक्य दिया रहेगा, नीचे बताना होगा कि किस तरह का वाक्य है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। वाच्य से भी एक क्वेश्चन 100% पूछ लिया जाता है। भाववाच्य, कर्मवाच्य से, एक कर्तृवाच्य में पूछ लिया जाएगा निम्न में कौन सा वाक्य वाच्य है, तो 1 नंबर यहाँ से हो जाएगा। आगे बात करें जो 1-1 नंबर, वो हमारा विलोम से 1 नंबर हो जाएगा, पर्यायवाची से 1 नंबर हो जाएगा, अनेक शब्द के 1 शब्द से 1 से 2 नंबर यहाँ से हो जाएगा। मुहावरे अगर बात करें तो 1 नंबर यहाँ से हो सकता है, और पठित गद्यांश से 2 नंबर। तो इस तरह से हम देखें लगभग 20 अंक कंप्लीट हो रहे हैं। पिछली बार हिंदी साहित्य के भी 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, लेकिन बाद में फाइनली उसको आउट ऑफ सिलेबस मानते हुए 3 अंक सबको कॉमन दिया गया था। तो हम तो यही कहेंगे कि पिछली पेपर को देखते हुए आप हिंदी साहित्य का अध्ययन न करें, और सुपर टीटी के लिए स्पेशली, जबकि यूपी टेट में 12 से 13 अंक हिंदी साहित्य पूछा जाता है, सुपर टीटी के लिए स्पेशली आपको हिंदी साहित्य अध्ययन नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी व्याकरण पर फोकस देना है, जो कि 20 अंक का आएगा। 2 नंबर के इसमें से आपका पठित गद्यांश आ जाएगा, 2 नंबर का संधि आ जाएगा, 1 नंबर का विलोम, 1 नंबर का पर्यायवाची, और बाकी अन्य जो मैंने अभी आपको बताया वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको टॉपिक वाइज बहुत ही आराम से खुद का नोट्स बनाते हुए, मैंने जैसे पहले आपको बता दिया है कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बुक में आप अंडरलाइन करके पढ़ें, लेकिन उसका शॉर्ट नोट जरूर बना लें, ताकि एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।